गर्भ संस्कार यह आयुर्वेद की देन है। हर एक माता पिता चाहते हैं कि उन्हें निरोगी, सुदृढ़, सुंदर और सबको लुभाने वाला बच्चा चाहिए, लेकिन उसकी तैयारी बच्चा पैदा होने के बाद नहीं तो गर्भधारणा से पहले होती है। उसे आयुर्वेद ने गर्भपूर्व संस्कार कहा है। अब हमारी जो जीवन शैली है उसमें गलत तरीके से खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, बुरी आदतें, व्यसन जैसी बुरी आदतें, ये सब की वजह से हमारे शरीर पे उसका असर होता है और फिर अपने आप बीज के ऊपर असर होता है। अब यदि माता पिता का बीज अच्छा नहीं है तो उससे तैयार होने वाला बच्चा कैसे अच्छा होगा? तो उसके लिए वो बीज की शुद्धि के लिए गर्भपूर्व संस्कार में 3 महीने पहले ट्रीटमेंट लेनी होती है। उसमें आयुर्वेदिक औषधियां, पंचकर्म, ये करने से हमारी हर एक सेल डिटॉक्स होती है। कोई भी एक नई सेल तैयार होने के लिए 90 दिन की जरूरत होती है। अब ऐसे तरीके से शरीर और बीज की शुद्धि होने के बाद सर्दियों के मौसम में, मतलब विंटर में, शरीर का बल सबसे ज्यादा होता है। तो उन दिनों में यदि प्रेगनेंसी रहती है तो उसमें अपने आप सुदृढ़ और बलवान बच्चा पैदा होता है। अब शरीर की शुद्धि के बारे में समझ में आया, मन की शुद्धि भी उतनी ही जरूरी है। यदि माता पिता के मन में क्रोध है, मत्सर है, नैराश्य है, अपमान की भावना है, तो वो सब भावना के ऊपर शरीर की शुद्धि के साथ साथ मन की शुद्धि पर भी माता पिताओं ने यदि ध्यान दिया उन 3 महीनों में, तो उन्हें अच्छा और निरोगी बच्चा 3 महीने के बाद प्लान करने के लिए प्रेगनेंसी रखनी है। गर्भवती स्त्री की प्रार्थना का गर्भस्थ शिशु पे ऊपर क्या असर होता है? यदि कोई भी अर्थपूर्ण प्रार्थना गर्भवती स्त्री रोज करती है तो उसका उन विचारों का वलय उसके आजू बाजू में तैयार हो जाता है। 2019 का जो नोबेल प्राइज मिला है जापानीज साइंटिस्ट को, वो इस सिद्धांत के ऊपर मिला है। गर्भवती स्त्री को रोज सुबह उठने के बाद अपने पेट पे हाथ रख के बच्चे को ये कहना है, आपको अच्छा इंसान बनना है। तो इंसान बनना है अच्छा मतलब क्या है? तो आपको सर्वगुण संपन्न होना है। आपको समाज के, अपने कुटुंब की, अपने देश के लोगों की मदद करनी है। आपको अच्छा ज्ञान अर्जित करना है, फिर भी आपको विनम्र रहना है। ये जो सब गुण है उसके बारे में कुछ सेकंड मन में, माँ के मन में वो विचार आने चाहिए, ताकि गर्भस्थ शिशु को अभी से पता चलता है कि मुझे कैसा, मेरा व्यक्तित्व कैसे होना चाहिए। 1970 तक ऐसा सोचा जाता था कि डार्विन का प्रिंसिपल जो था उसमें ऐसा सोचा जाता था कि जो भी एक बार गर्भ बनता है, जीन्स बनते हैं, तो वो लाइफ टाइम वैसे ही रहते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है। 2000 साल का जो भी न्यूरोसाइंस का संशोधन है उसने यही बताया है कि यस, जीन्स कैन बी अल्टर। उसके लिए सिर्फ संस्कार बहुत जरूरी होते हैं और ये न्यूरोसाइंस ने बताया एपिजेनेटिक्स के जरिए, और यही है गर्भ संस्कार। गर्भवती स्त्री को व्यायाम कितने करने चाहिए और कौन से करने चाहिए? गर्भवती स्त्री को हर महीने में विशेष व्यायाम करने हैं, और वो भी रोज 1 घंटा। उससे क्या फायदे होते हैं? व्यायाम से उनके मसल्स और जॉइंट्स जो है वो इलास्टिक बनते हैं, उनको स्ट्रेंथ आती है, उनका बीपी, शुगर और वेट नियंत्रण में रहता है, वो मन से बहुत आनंदी होती है। ये सब फायदे व्यायाम से होते हैं और नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना भी और ज्यादा बढ़ती है। वो आनंदी होती है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट उसकी शिशु के ऊपर होता है, वो भी प्रसन्न रहता है व्यायाम के जरिए। अब ये जो एक्सरसाइज उनको करने हैं वो उनकी डॉक्टर की सलाह से वो करना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, बहुत हेवी एक्सर्शन करना है, यहाँ वहाँ दौड़ना है, भागना है, ये प्रोग्राम के लिए जाओ, वो प्रोग्राम के लिए जाओ, ये गाँव के लिए सफर करो, ये जो करते हैं, या फिर फोन पे बार बार बात करना है, कांस्टेंट बातें करनी है, बड़ी आवाज में कुछ सुनना है, ये सब भी अवॉइड करना अब के एरा में बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे पाया गया है जो भी माताएं प्रेगनेंसी में ऐसे बहुत ज्यादा चेष्टा करती है, उनको ADHD की समस्या के बच्चे उनके यहाँ पे पैदा होते हैं। तो ये बच्चे क्या है, वो बहुत हाइपर एक्टिव रहते हैं, कभी भी शांति से नहीं रहते। हमेशा ध्यान में रखो, हमें शांत और समाधानी बच्चा होना बहुत जरूरी है। वो हमें भी आनंद देता है और समाज को भी आनंद देता है। गर्भवती स्त्री का आहार कैसा होना चाहिए?
गर्भवती स्त्री ने षड रसात्मक आहार लेना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के जरिए ये जो 6 रस है वो है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ये 6 रसों का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना गर्भ के लिए बहुत फायदे में होता है। यदि ऐसा आहार मां लेती है तो उसके वो आहार से उसका रक्त बनता है और उसी रक्त से गर्भ का पोषण होता है। अब बच्चे का वजन अच्छा होने के लिए मां को मधुर रस का सेवन करना बहुत जरूरी है। अब ये मधुर रस में क्या सिर्फ गुड़ और चीनी नहीं आती, तो दूध, घी, मक्खन और दूध से बनने वाले अलग अलग व्यंजन, इसका उसने रोज आहार में सेवन करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही गुड़ और चीनी मिला के जो भी मधुर व्यंजन बनाए जाते हैं वो लेना है। ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स जो है वो उसको लेना है। फ्रूट्स भी कौन से लेने हैं? जो प्रदेश में वो रहती है, भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग अलग प्रांत है, तो जो प्रांत में जो फल बनते हैं, उगते हैं, वही उसको लेना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो डाइजेस्ट करने के ट्रेट्स उसके आंतों में होते हैं, इसलिए उन्हें उनके वहां के राज्य के जैसे ही फ्रूट्स लेना बहुत जरूरी है। वही बात सब्जियों में है, जहां जो सब्जियां उगती है वही उन्हें खाना है। और हरी पत्तेदार जो सब्जी होती है वो उसका प्रमाण खाने में कम रहे तो वो ज्यादा अच्छा होता है। जो भी सीजन में बनते हैं फ्रूट्स, वही फ्रूट्स और फल और सब्जियां वो उनको खाना बहुत जरूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गर्भवती स्त्री का जो आहार बनता है वो लोहे के बर्तन में ही बनना चाहिए, क्योंकि उन दिनों में लोहे की मात्रा कम हो जाती है। नेचुरली यदि बर्तन में वो बनता है तो वो नेचुरली शरीर में जाता है, तो वो एब्सॉर्प्शन होना शरीर के लिए बहुत आसान होता है। अब जो भी सब्जियां वो खाएगी तो उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ के खाना है। क्यों? क्योंकि अम्ल रस वो जो लोहे का शोषण करने के लिए फायदे में रहता है, इसलिए वो नींबू डाल के है उसको रोज का खाना खाना बहुत जरूरी है। सही समय पे खाना है, बासी नहीं खाना है। चीजें जो प्रदेश में बनती है वही चीजें खानी है। जैसे महाराष्ट्र में है तो साउथ इंडियन नहीं खाना है, पंजाबी नहीं खाना है, जो महाराष्ट्र में बनता है वही खाना है। तली हुई चीजें बहुत ज्यादा नहीं, होटल का फूड, पैक फूड बिल्कुल मत खाओ, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव होता है और प्रिजर्वेटिव्स कैंसरस होते हैं। तो ये सब चीजों का प्रेगनेंसी रहने तक, डिलीवरी से डिलीवरी तक मां को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। गर्भवती स्त्री ने हर रोज 1 घंटा आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए निकालना बहुत जरूरी है। क्या ये सिर्फ स्त्री गर्भ के लिए जरूरी है? बिल्कुल नहीं। हमारे समाज में आर्ट को बहुत तुच्छ माना गया है। उसमें वहम ऐसे है कि आर्ट के लिए कोई दिमाग नहीं लगता और आर्ट का जो क्षेत्र है वो पुरुषों के लिए कोई जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है। यदि गर्भवती स्त्री रोज कुछ आर्ट के लिए समय निकालती है तो वो काम करती है वो अपने फिंगर टिप्स के जरिए। ये फिंगर टिप्स का और ब्रेन का बहुत बड़ा रिलेशन है। यदि हम कोई भी नई चीज सीखते हैं तो वैसे न्यूरॉन्स ब्रेन में बनते हैं। न्यूरॉन में ब्रेन में सल्कस और गायरस ऐसे ऊंचाई है गड्ढे है, ऊंचाई है गड्ढे है। यदि हम जो भी नई नई चीजें करते हैं तो ये ब्रेन के सेल्स डेवलप होते हैं और वो आगे जाके बच्चे को जो भी क्षेत्र है वो उसके लिए वो बुद्धिमान बनाता है। तो इसलिए उन्होंने एटलीस्ट 10 आर्ट्स ये पूरे 9 महीने में सीखने चाहिए और अपने बच्चे का जो पायाभूत सेल्स है वो अच्छे बनाने हैं और ब्रेन को अच्छा डेवलप करना है। नामस्मरण, ध्यान और मंत्र चिकित्सा का गर्भ के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। इसके ऊपर काफी रिसर्च हो चुका है। लेकिन अब क्या पाया जा रहा है समाज में? हमारे बच्चे एकाग्रचित्त नहीं हो सकते, वो बहुत चंचल है, ये हम अभी पा रहे हैं। इसकी शुरुआत मां से होती है। आजकल की माताओं को कॉलेज की उम्र से ही मोबाइल की लत लग जाती है। कंटिन्यूअस मोबाइल पर स्क्रॉल करने से मां खुद चंचल हो जाती है, वो एकाग्रचित्त नहीं हो सकती। अब हमें बदलना है। हमारे बच्चे को ये आदतें ना लगे, इसके लिए मां ने शुरुआत से नामस्मरण की आदत डालनी है। नामस्मरण को कोई बंधन नहीं है, आप कभी भी नाम ले सकते हो। शौच अशौच का बंधन नहीं है। फिर नाम किसका लें? जो आपकी कुल देवता है उसका नाम आप ले सकते हो, या फिर जो भगवान पे आपकी श्रद्धा है, आप जिसको पसंद करते हो उसका आप नाम ले लो।
घर में ऐसे काफी सारे काम रहते हैं कि जब हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं रहती, तब आप काम करते समय ही नाम यदि लेते हो तो एकाग्रचित्त होने की आदत आपको लगती है। मन में आने वाले नेगेटिव जो ख्याल होते हैं वो कम हो जाते हैं। नामस्मरण करते करते ध्यान एकाग्र होने के बाद आप ध्यान की भी प्रैक्टिस, मेडिटेशन की प्रैक्टिस, अलग अलग तरीके हैं तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हिंदू धर्म में अलग अलग देवताओं के अलग अलग मंत्र बताए हैं। किस लिए? आप जैसा बच्चा चाहते हो, जो गुण आपको बच्चों में चाहिए, तो वो मंत्र का भी आप अभ्यास कर सकते हो। अब न्यूरोसाइंस क्या बताता है? यदि हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है। राइट ब्रेन अनुसंधान, रिसर्च, खोज और सृजन इसके लिए बहुत जरूरी है। यदि माँ इसका अभ्यास करती है तो बच्चे को माँ की कोख से ही ये सब संस्कार मिलते हैं और आगे जाके ये बच्चे जो भी क्षेत्र में काम करेंगे उसमें वो बेस्ट बनेंगे। गर्भावस्था में पढ़ने को मन नहीं कर रहा है, फिर परिणाम देखिए। अक्सर ऐसे देखा गया है, किसी गर्भवती स्त्री को पूछा आप क्या पढ़ रही हो, तो बोलती है धार्मिक पुस्तक पढ़ रही हो। क्यों पढ़ रही हो? माँ ने कहा, सास ने कहा। मेरा मानना है गर्भवती स्त्री जो भी कोई क्रिया करती है तो उसके पीछे उसकी सोच बहुत जरूरी है। धार्मिक पुस्तक हमें क्या बताते हैं कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। एक बार आपके समझ में आया कि कैसे मुझे नीतिवान इंसान बनना है, उसके लिए क्या करना है, तो बार बार वह क्यों पढ़ना है? उससे आप बार बार बच्चे को क्या ज्ञान दोगे? तो इसलिए धार्मिक पुस्तकों के साथ आपको चारित्रवान पुस्तक भी पढ़ना बहुत जरूरी है। जो भी अच्छे इंसान होते हैं उनका जीवन कैसा था, वो जो उनका मार्ग था उसमें उन्हें क्या क्या कठिनाइयां आई और वो पार करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये यदि हम बच्चे को जानकारी देंगे तो चारित्रवान इंसान कैसे बनता है ये उसे समझ में आता है। वो जो इंसान होते हैं चारित्रवान, उन्होंने अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए बड़ा काम करके वो आदर्श बने हुए होते हैं। और यदि गर्भवती माँ ये बच्चे को पेट में बताती है तो आगे जाके अपने जीवन में आदर्श व्यक्ति बनने का प्रयास वो सही ढंग से कर सकता है। अब पुस्तकों में आप अलग अलग विषय से जानकारी ले सकते हो, जैसे कला, क्रीड़ा, संगीत, साहित्य, कृषि, राजकारण, समाजकारण, विभिन्न विषय है जिसकी जानकारी आप पुस्तकों के माध्यम से ले सकते हो। और ये सब पेट में ही अपने बच्चे को दोगे तो विचार करने की उसकी जो क्षमता है और आगे बढ़ने की क्षमता जो है वो सब पेट में ही तैयार हो जाएगी। गर्भवती स्त्री स्मार्टफोन का स्मार्ट उपयोग कर सकती है। अब वाचन का महत्व तो हमने सुन लिया है, लेकिन हर समय पढ़ने से मन उब हो जाता है, तो उसको हम कैसे अल्टर करें? स्मार्टफोन में हमें दुनिया भर की जानकारी मिलती है, जैसे ज्ञान, टेक्नोलॉजी, विभिन्न चारित्रवान लोगों के चरित्र, खोज, ऐसे अलग अलग विषय पर घर बैठे हमें ज्ञान मिल सकता है, तो वो आप सुन सकते हो। लेकिन ये जो काम है वो गर्भवती स्त्री के पति को करना है। उन्हें YouTube पे ऐसे अलग अलग वीडियो ढूंढ के अपने पत्नी को भेजना है और वो उनको सुनना है। अब ये सिर्फ सुन के शांत नहीं बैठना है, वो जो विषय पर उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है उसके ऊपर घर में चर्चा होनी चाहिए। वो चर्चा से क्या होगा, हर एक व्यक्ति के उसके वो विषय पे अलग अलग विचार होंगे, तो वो सब मिला के उनका समग्र दृष्टिकोण बनेगा और वो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन ये ध्यान रखें, हाथ में स्मार्टफोन है, वीडियो देखने के बाद आगे आप यदि स्क्रॉल करते रहोगे तो ये अपने आप से ठगी होगी। प्रेगनेंसी में संगीत सुनने का बच्चे पर क्या असर होता है? आपने अक्सर ये सुना होगा कि बड़ी गौशालाओं में जब गाय और भैंस का दूध निकालते हैं तब वहां संगीत चलाया जाता है। तो किसान कहते हैं यदि वहां संगीत नहीं बजता तो गाय भैंसें दूध कम देती है और दूध निकालने में समय भी ज्यादा लगता है। ये जैसे पशुओं पर देखा गया है वैसे पौधों के ऊपर भी ये दिखाई दिया है। इसके ऊपर काफी संशोधन हुआ है। हमें आध्यात्मिक संतान चाहिए। आध्यात्मिक का मतलब है सर्वगुण संपन्न, दोष रहित, शांत, संतुष्ट और सफल संतान चाहिए। इसका आधार जो है वो हमारा बच्चा आनंदी और संयमी होना चाहिए। ये सब संगीत से शुरुआत हो जाती है। इसके लिए
माँ ने रोज 1 से 2 घंटा शांत संगीत सुनना चाहिए। इसमें भूप राग, भजन, यमन राग या राग भैरवी ये आप सुन सकते हो। उसके गाने या इंस्ट्रूमेंटल आप सुन सकते हो, जिससे बच्चे की तरफ ये शांत और संयम ये सब जाएगा और हमें आनंदी और सफल बच्चा पैदा हो जाएगा। जो माँ सकारात्मक होती है उसके बच्चे पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। जो माँ सकारात्मक होती है उसके शरीर में एंडोर्फिन, सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। ये हार्मोन्स ब्रेन में तैयार होते हैं और फिर वो पूरे शरीर में फैल जाते हैं। उसके कारण उसकी श्वसन प्रणाली, रक्ताभिसरण प्रणाली, पचन तंत्र पर उसका अच्छा प्रभाव दिखाई देता है। उसके कारण माँ के सप्तधातु अच्छे बनते हैं। वो अच्छे बनने के कारण उसके बच्चे का भी पोषण बहुत अच्छा होता है। इसलिए माँ सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। यदि माँ के मन में भय, चिंता, अपमान या दुख जैसी नकारात्मक भावना है तो वही भावनाएं उसके बच्चे की तरफ जाती है। फिर ऐसा बच्चा मानसिक तौर पर तंदुरुस्त नहीं बनता और उसका प्रभाव उसके शरीर के वृद्धि पर भी होता है। माता ये 9 महीने में यदि संस्कृत श्लोक का पठन करती है तो उनके बच्चों का उच्चारण बहुत बेहतर पाया गया है। प्रायः उनके बच्चे कभी तोतले नहीं बोलते। इसलिए माँ ने संस्कृत श्लोक का पठन करना बहुत जरूरी है। मन में सकारात्मकता बढ़ाने के लिए उन्होंने ओंकार, प्राणायाम ये किया तो उनका मन शांत, प्रसन्न और आनंदी होता है और वही भाव वो अपने बच्चे को प्रदान करती है। गर्भवती स्त्री को ये चीजें अवश्य टालनी होगी। इसमें महत्वपूर्ण है मानसिक तनाव। जब गर्भवती स्त्री मानसिक तनाव में होती है तब उसका रक्त का प्रवाह ब्रेन की तरफ सबसे ज्यादा जाता है, क्योंकि वो स्ट्रेस में रहती है। यदि बार बार बहुत दिनों तक ऐसे वो स्ट्रेस में रहती है तो गर्भ की तरफ जाने वाला जो खून है वो कम हो जाता है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में वो खून ब्रेन की तरफ जाता है उसकी सेफ्टी के लिए। ऐसे यदि बार बार होता है तो गर्भ को होने वाला जो रक्त प्रवाह है वो कम होता है। उस वजह से गर्भ के शरीर की प्रॉपर वृद्धि नहीं होती और ऐसा ज्यादातर ऐसा बच्चा जो है वो बहुत गुस्से वाला और झगड़ालू पैदा होता है। इसलिए उसने मानसिक तनाव टालना बहुत जरूरी है। दूसरी एक बात है, जो खान पान है गर्भवती का स्त्री का वो सही होना बहुत जरूरी है। यदि हम गलत चीजें खाते हैं, बार बार होटल का फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, पैक फूड खाते हैं, तो ये सब का बच्चे के ऊपर बहुत गहरा असर होता है। इसके लिए एक संशोधन किया गया। वो जो प्लेसेंटा के जरिए खून बच्चे के शरीर में जाता था उसकी खोज की, तो वो जांच के बाद ऐसे पता चला कि प्लेसेंटा से खून के साथ 65 कुछ ऐसे रसायन जाते थे जिसमें कुछ अच्छे भी थे और कुछ हानिकारक भी थे। उसमें केमिकल्स जो थे वो थे, कुछ पेस्टिसाइड्स थे, प्लास्टिक्स थे, अजीनोमोटोस के जरिए ऐसे भी पदार्थ थे जो बच्चे को आगे जाके बीपी, डायबिटीज, स्किन डिसीजेस ऐसी बीमारियां बच्चे में फैलने में बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान होता है। इसलिए जो भी माँ खाना खाती है तब उसको बहुत ध्यान देना जरूरी है। तीसरी और एक बात है प्लास्टिक। अब हमारे जीवन में प्लास्टिक का इतना अंतर्भाव हुआ है, लेकिन माँ को पता नहीं है कि इसका बच्चे पे भी बहुत बुरा असर होता है। हम प्लास्टिक के ग्लास से पानी पीते हैं, प्लास्टिक की बोतल जो यहाँ से वहां गांव गांव भटकती है तो पानी गर्म होता है तो वो पानी वो प्लास्टिक में आता है। प्लास्टिक में गर्म खाना परोसते हैं, वो खाते हैं। तो ये सब खाने से माँ के शरीर में जो प्लास्टिक जाता है तो वो बच्चे के खून में भी जाता है। और ध्यान रहे, ऐसे प्लास्टिक की वजह से आगे जाके वो बच्चे को वंध्यत्व की समस्या होना बहुत पॉसिबल है। आजकल लड़कियां भी शराब पीना, टोबैको, गुटखा, मिश्री इसका सेवन करती है। यदि गर्भवती स्त्री को ऐसी आदतें हैं तो उसका गर्भ पे बहुत बुरा असर होता है। ये सब जब उसके शरीर में जाते हैं तो प्लेसेंटा के जरिए जो खून बच्चे के शरीर में आता है तो वो प्लेसेंटा गर्भाशय से हटती है। उस वजह से या तो गर्भपात हो सकता है या फिर बच्चे को वहां से मिलने वाला खून कम हो सकता है।
तो इसलिए ये आदतें जब माँ गर्भवती है तो उसने छोड़ना बहुत जरूरी है। और एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जो गर्भवती महिलाएं प्रदूषित वातावरण में रहते हैं तो उनके बच्चों का आईक्यू, इसका मतलब है बुद्धिआंक, कम पाया गया है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, यदि उन्हें पॉसिबल है, उनके पास सेकेंड होम है या फिर गांव का घर है उनको, जहां उन्हें प्रदूषण कम है, ऐसी जगह में ये वो रहती है और सही गर्भ संस्कार करते हैं, तो अच्छा बच्चा भी उनको पाने में बहुत मदद हो सकती है। और एक बात है टीवी सीरियल्स। गर्भवती स्त्रियां जो टीवी सीरियल्स देखते हैं उनमें कई पात्र ऐसे होते हैं ये बहुत अनैतिक और क्रूर व्यवहार करते हैं। न्यूरोसाइंस ने एक रिसर्च किया है जिसमें बताया गया है कि जो सीरियल देखते हैं तो 3 मिनट के बाद वो देखने वाला व्यक्ति वो जो पात्र है उससे जुड़ जाता है और वही सोच उसके मन में चालू हो जाती है। अब गर्भस्थ बच्चा माँ की जो संवेदनाएं है उसे संदेश मानता है और वो संस्कार ये लेता है कि यस, ऐसे बर्ताव करना है, ऐसे बात करना है, ऐसे सोचना है। तो माताओं को ऐसी जो बहुत भयंकर सीरियल्स है वो उससे दूर रहे तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। गांधी जी के 3 बंदरों का गर्भवती से क्या ताल्लुक है? ये 3 बंदर हमें क्या सिखाते हैं? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। अब बुरा देखने में क्या देखते हैं? आजू बाजू की गंदगी है, बहुत डरावने फिल्म्स है, ये सब जो गंदा देखते हैं या बुराइयां देखते हैं तो क्या होता है, पहले माँ के मन में डर बैठता है और वही डर बच्चे की तरफ जाके डरपोक बच्चा पैदा होता है। बुरा बोलने की बात जो है तो एक दूसरे का गॉसिप करना, दूसरों की बुराइयों के बारे में एक दूसरे के साथ बात करना, क्रोध करना, इससे क्या सब नकारात्मकता हम दे रहे हैं बच्चे की तरफ। बुरा क्या सुनना नहीं है, एक दूसरे के साथ तो झगड़ा करना ही नहीं है, लेकिन दूसरों का झगड़ा भी नहीं सुनना है। झगड़े में क्या सुनते हैं? एक दूसरे की बुराइयां सुनते हैं, बहुत गंदे गंदे शब्द सुनते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखो, माँ के मन में जो भी संवेदना तैयार हो जाती है, बच्चा उसे संदेश समझ के उसको आगे जाके मुझे पालन करना है ऐसा वो सोचता है। ये ध्यान में रखो हमेशा। जब सामने वाले की बुराइयां हमें दिखती है तो हमारा स्थान उससे 4 कदम पीछे है और यदि सामने वाले की अच्छाइयां हमें दिखती है तो उसके आगे 4 कदम है। ये हमेशा ध्यान में रखो। ये और समझने से एक उदाहरण लेते हैं। शिवाजी महाराज की माँ जिजाऊ सरदार की पुत्री थी। उनके मन में पहले से ये ख्याल था कि ये यवनों का राज्य है, इसमें प्रजा बहुत दुखी है, स्त्रियों को अत्याचार हो रही है, हर तरफ गरीबी और लाचारी फैली हुई है, ये बदलना चाहिए, ये ख्याल उसके मन में था। जब शिवाजी महाराज माँ के कोख में थे तब माँ की ये सोच उन्होंने संदेश के तौर पे लिया और आगे जाके स्वयं का शासन प्रस्थापित किया। हमेशा ध्यान में रखो, जो गर्भवती माँ जिम्मेदार होके ये सब चीजें करती है तो उसे जिम्मेदार औलाद ही मिलने वाली है। पारिवारिक झगड़ों का गर्भ के ऊपर बहुत बुरा असर होता है। अब 4D सोनोग्राफी के जरिए ये दिखाना बहुत आसान हो गया है। 2 सिचुएशन तैयार किए। एक में गर्भवती माँ और उसके पति को आधा घंटा अच्छे बातें करते हुए बिठाया। वो बहुत प्यार में बात कर रहे थे, बहुत आनंदित थे और आधा घंटा ये सिचुएशन कंटिन्यू रहने के बाद सोनोग्राफी की। तब ऐसे देखा गया कि बच्चा बहुत रिलैक्स है, वो हंस रहा है, ये भी दिखता है। और अगेन एक सिचुएशन ऐसे क्रिएट किए कि वो वही 2 माँ बाप में आधे घंटे में बहुत झगड़े चालू किए। वो बहुत झगड़ रहे थे, एक दूसरों को बुरा बोल रहे थे, गालियां दे रहे थे, बहुत गुस्से में थे। और वापस आधे घंटे के बाद सोनोग्राफी की तब ऐसे पता चला कि बच्चे ने खुद को सिकुड़ लिया है, उसने सब अंग प्रत्यंग उसने अपने पास में लिए हैं और उसमें बहुत हलचल हो रही है। तो इससे ये पता चला कि बच्चा दूसरी सिचुएशन में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था। ऐसे कई स्त्रियां हैं जिनके 5वें 6ठे महीने में एबॉर्शन हुए हैं, तो उनको जब सोनोग्राफी की तब क्या पता चला कि उनके बच्चे ने खुद की जो नाल है उसके पूरे शरीर को नाल से या फिर गर्दन को नाल से लपेट लिया है। अब उन्हीं स्त्रियों को पूछा गया कि वो दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान आपके फैमिली की सिचुएशन क्या थी?
तब उन्होंने बताया कि हमारे घर में बहुत झगड़े होते थे, रोज झगड़े होते थे, उसका मुझे बहुत टेंशन आता था। अब देखिए, माँ की जो संवेदना है वो देख के बच्चे ने जन्म लेने से ही इनकार कर दिया। तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, माता पिता ने तो एक दूसरे के साथ झगड़ना नहीं है, लेकिन ये परिवार की भी जिम्मेदारी है कि हमारे घर में अच्छा बच्चा आना है तो घर का पूरा वातावरण आनंदमय, मंगलमय और शांततापूर्ण रहना बहुत जरूरी है। अच्छी संतान यानी सुप्रजा चाहिए तो आयुर्वेद क्या मदद करता है? दुनिया भर के हर गर्भ का विकास हर महीने में एक सरीका होता है। माँ के शरीर से एक सेल ओवम की, एक सेल स्पर्म की पिता के शरीर से आके गर्भ बनता है, और फिर वो जो 2 सेल एक होने के बाद उसके डिवीजन हो जाते हैं, 2 से 4, 4 से 16 ऐसे सेल्स बन जाते हैं। अब ये जो सेल्स है उन्हें कहते हैं मदर सेल्स। यदि मदर सेल्स हेल्दी है तो उनसे बनने वाले डॉटर सेल्स भी हेल्दी होते हैं। तो ये मदर सेल्स हेल्दी बनाने के लिए आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा है। वो चिकित्सा लेने से ये जो मदर सेल है वो ऊर्जावान होती है, रोग प्रतिकारक क्षमता उनमें अच्छी होती है और वो हेल्दी होती है। ऑब्वियसली बच्चे का जो गर्भस्थ शिशु है उसकी हेल्थ उससे अच्छी हो जाती है। इसके साथ ही हमारे समाज में आनुवंशिक व्याधि है जिसे हम जेनेटिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं। वो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स माँ की तरफ से, पिता की तरफ से जो है उसकी जानकारी लेके बच्चा पैदा होते समय ही यदि हम चिकित्सा देते हैं तो अगली जनरेशन में ये व्याधि कम होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। प्रेगनेंसी में यदि 9 महीने पूरे आयुर्वेदिक चिकित्सा यदि माँ लेती है तो उसे जो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे कि बीपी है, डायबिटीज है, प्री एक्लेम्शिया है, या फिर बच्चे का वजन उतना नहीं बढ़ता उसे IUGR कहते हैं, या फिर कोई और विकृतियां हैं, तो वो विकृतियां होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसके लिए बहुत अच्छी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं और उसके बेहतर रिजल्ट्स हमें बच्चे में दिखाई देते हैं।